गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हिमाचल जीके के हिस्ट्री के पार्ट 4 की। और यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जो तैयारी करवाई जा रही है हिमाचल जीके की। हमने हिमाचल जीके की हिस्ट्री जो स्टार्ट की है, तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि 1009 ईस्वी में जो महमूद गजनवी हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करता है, ब्रजेश्वर टेम्पल पर जा आक्रमण जा करता है, वहां से लूटपाट जा करता है। उसी के साथ साथ 633 से 35 ईस्वी के बीच में हेवन सांग नामक चीनी यात्री जो हिमाचल प्रदेश के दौरे पर आता है, एवं जो जालंधर दोआब क्षेत्र है, सिरमौर क्षेत्र एवं कुल्लू क्षेत्र और लाहौल क्षेत्र में आपको ये भ्रमण करता हुआ दिखाई देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण करता है, ठीक है, कांगड़ा पर आक्रमण करता है। एंड 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक कांगड़ा पर आक्रमण करता है एवं ज्वालामुखी टेम्पल से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद कराने के लिए ले जाता है। संस्कृत की पुस्तकें जो है फारसी में अनुवाद कराने के लिए ले जाता है। ये डेट्स आपको याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछी जाती है। 1525 ईस्वी में बाबर मलोट में अपना जो एक फोर्ट बनाता है, ठीक है, मलोट में, याद रखना है, छावनी बनाता है। और ध्यान दीजिएगा 1556 ईस्वी में जाओ अकबर ने जो सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए जाओ नूरपुर में जाओ अपनी सेना भेजी थी। ये आपको ध्यान देना है, सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए अकबर ने कब सेना भेजी थी? 1556 में, 1556 ईस्वी में। याद रखिएगा कि 1620 ईस्वी में जो कांगड़ा पर मुगलों का जो आधिपत्य होता है, कांगड़ा जो फोर्ट कैप्चर करता है जहांगीर, ये आपको ध्यान देना है। एंड 1622 ईस्वी में जो कांगड़ा आता है जहांगीर अपनी वाइफ नूरजहां के साथ, एवं नूरपुर शहर जो जगह है आपकी, उसका जो नाम पहले क्या था? धमेरी था, लेकिन जो बाद में नाम चेंज करके नूरपुर कर दिया गया, क्योंकि जहांगीर की वाइफ का नाम जो नूरजहां था, ठीक है, उसके नाम पर ये नूरपुर जो शहर पड़ा हुआ है। तो HPSSC, HPPSC, HPAS, SI, JBT, TGT वगैरह में आपको जो हिमाचल जीके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो यहाँ पे आपको इतिहास बताऊंगा मैं आज। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। टेलीग्राम पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है, हर एक नोटिफिकेशन वहाँ पे आपको मिल जाती है, तो आप उसको जो ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी चलते हैं आगे, आज पढ़ते हैं जरा। देखिए, जहांगीर जो 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, क्योंकि अकबर की जो मृत्यु थी वो 1605 ईस्वी के आसपास में जो हो गई थी, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, अकबर का बेटा जो जहांगीर था, तो 1605 ईस्वी में गद्दी पर जो कौन बैठा मुगल साम्राज्य की, वो आपका जहांगीर बैठा। अब देखिए, जो कांगड़ा के राजा थे बिधिचंद, इसकी मृत्यु भी जो 1605 में हुई थी। उसके बाद जो त्रिलोक चंद जो इनके बेटे थे, उनकी जो गद्दी पर वो बैठते हैं, अब देखिए यहाँ पे जहांगीर ने 1615 ईस्वी में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए नूरपुर धमेरी के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तजा खान को भेजा, परंतु दोनों में विवाद होने और मुर्तजा खान की मृत्यु होने के बाद कांगड़ा किले पर कब्जा करने की योजना को स्थगित कर दिया। तो देखिए 1615 में जाओ जहांगीर जाओ भेजता है मुर्तजा खान को, शेख फरीद मुर्तजा खान और सूरजमल को, ठीक है, नूरपुर जो से आपका जो कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, दोनों में आपस में बनती नहीं है और मुर्तजा खान की जब मृत्यु हो जाती है, कांगड़ा किले पर जाओ कब्जा करने का जो योजना थी वो स्थगित कर दी जाती है। अब देखिए 1617 की बात आती है। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में फिर नूरपुर के राजा सूरजमल और शाह कुली खान मोहम्मद तकी के नेतृत्व में कांगड़ा विजय पर के लिए सेना भेज दी। तो 1617 ईस्वी में सूरजमल के साथ जो कि नूरपुर के राजा थे, सूरजमल के साथ याद रखेंगे शाह कुली खान को जाओ भेजा, एवं इसलिए कांगड़ा पर जब विजय प्राप्त करने के लिए जब सेना जो यहाँ पे भेजी इनके नेतृत्व में। अब देखिए, राजा सूरजमल और शाह कुली खान में झगड़ा हो जाने के कारण कुली खान को वापस बुला लिया। अब दोनों में जाओ कुली खान एवं राजा सूरजमल में जाओ, दोनों में क्या होता है? झगड़ा होता है। तो जहांगीर क्या करता है? दोनों को वापस बुला लेता है। अब देखिए यहाँ पे राजा सूरजमल जो कि नूरपुर के राजा थे, ने मुगलों के विरुद्ध विद्रोह
कर दिया। तो देखो सूरजमल ने जाओ पहले मुगलों का साथ दिया, लेकिन बाद में उसने जाओ मुगलों के जाओ ऊपर विद्रोह जाओ कर दिया। अब देखिए जहांगीर ने सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए राजा राय विक्रमजीत और अब्दुल अजीज को भेजा। तो सूरजमल के जो विद्रोह किया गया था, सूरजमल के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसको दबाने के लिए जहांगीर ने किसको भेजा? राय विक्रमजीत सिंह को एवं अब्दुल अजीज को। ये आपको ध्यान देना है, यहां से हिस्ट्री में क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब्दुल अजीज को। अब देखिए राजा सूरजमल ने मानकोट और तारागढ़ किले में शरण ली जो चंबा रियासत के अधीन था। तो ध्यान दो किस राजा ने जो अभी तक मुगलों के जो जहांगीर से बचने के लिए जो मानकोट और तारागढ़ किले में शरण ली, वो थे आपके सूरजमल। ठीक है। अब देखिए चंबा के राजा प्रताप वर्मन ने सूरजमल को समर्पण करने का सुझाव दिया, परंतु 1619 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। देखो चंबा के राजा जो थे आपके प्रताप वर्मन थे, और उस समय उसने जो क्या कहा था कि सूरजमल को अब जो समर्पण जग कर देना चाहिए, एवं 1619 में सूरजमल की जब मृत्यु हो जाती है। अब देखिए कांगड़ा किला 1620 ईस्वी में मुगलों के अधीन आया। मैंने आपको बताया 1620 ईस्वी में जाओ मुगलों के अधीन कांगड़ा किला आया। उससे पहले जाओ कांगड़ा किले को कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया। देखिए 1620 ईस्वी को जाओ कांगड़ा किले पर जाओ कब्जा की खबर जाओ जहांगीर को मिली। आप देखिए कांगड़ा किले को जीतने में राजा सूरजमल और के छोटे भाई जगत सिंह ने मुगलों की मदद की। तो ध्यान दो जगत सिंह, ठीक है, उसने मुगलों की जो सहायता की थी, मुगलों की सहायता की थी, जो कि सूरजमल का जो छोटा भाई था। ठीक है, कांगड़ा किले को कैप्चर करने के लिए। तो 1620 में कांगड़ा कैप्चर जो हो चुका था, कांगड़ा किला जो कैप्चर हो चुका था। अब ध्यान दीजिएगा कि कांगड़ा किले पर नवाब अली खां के नेतृत्व में मुगलों का कब्जा हुआ और 1783 तक कब्जा रहा। तो देखो मुगलों का कब्जा जाओ कब तक रहा? 1783 तक जाओ कब्जा रहा। देखो 1622 से लेकर जाओ 1783 तक जाओ कब्जा रहा। करीब करीब जाओ 153 साल जाओ कब्जा रहा, 163 साल सॉरी। ठीक है। अब देखो जहांगीर 1622 में धमेरी नूरपुर आया। कहां पे? धमेरी। जो नूरपुर का नाम था वो पहले क्या है? धमेरी था। तो देखो ये जो नूरपुर पड़ा है नूरजहां के नाम पे पड़ा है, जो कि आपकी जहांगीर की वाइफ है, उसको काफी सारा जगह जाओ पसंद आई नूरपुर की। ध्यान दीजिएगा उसने अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम जो नूरपुर रखा। धमेरी का नाम जो नूरपुर किसने रखा था? जहांगीर ने रखा था अपनी पत्नी के नाम पर। कांगड़ा किले के एक दरवाजे का नाम जहांगीरी दरवाजा रखा गया है। तो देखो काफी बड़ा जो दरवाजा है आपका कांगड़ा किले का, उसका नाम जो है जहांगीरी दरवाजा भी रखा गया है। और कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का जो निर्माण करवाया था वो किसने कराया था? जो वो जहांगीर ने ही जो करवाया था, जिसको हम क्या बोलते थे? सलीम बोलते थे। क्या बोलते थे? सलीम। अब देखिए जहांगीर के समय चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच धलोग का युद्ध, ठीक है, धलोग का जो युद्ध हुआ। ठीक है, इसको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा जनार्दन और जगत सिंह के बीच ये युद्ध हुआ था। अब देखिए चंबा पर 1623 ईस्वी से लेकर 2 दशक तक जगत सिंह का कब्जा रहा। तो देखिए 2 दशक तक जो जगत सिंह का जो कब्जा रहा था, ठीक है, चंबा पर 1623 ईस्वी लेकर, यानी कि आपका 1643 ईस्वी तक जाओ जगत सिंह का जाओ कब्जा रहा चंबा पर। अब देखिए जगत सिंह मुगलों का वफादार भी था। सिरमौर का राजा बुद्धि प्रकाश जहांगीर का समकालीन था। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि कौन सा राजा जाओ सिरमौर रियासत का जाओ जहांगीर का समकालीन था? वो बुद्धि प्रकाश था। और कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार कौन था? नवाब अली खान जाओ कांगड़ा किले का जाओ पहला जाओ मुगल किलेदार था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एचएस में काफी बार पूछा गया है। ये 1 लाइनर्स हैं सारे के सारे, और यहाँ से जाओ आपको एमसीक्यू बेस्ड में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब देखिए शाहजहां के शासनकाल में नवाब असदुल्ला खां और कोच कुली खां कांगड़ा किले के मुगल किलेदार बने। सिंपल ध्यान दीजिएगा, कांगड़ा किले के जो किलेदार बने थे आपके नवाब असदुल्ला खान और कुली खान। अब देखिए कुली खान 17 वर्षों तक मुगल किलेदार रहा। उसे बाण गंगा नदी के पास दफनाया गया था। तो बाण गंगा नदी के पास जाओ किस किलेदार को दबाया गया था? कुली खान को जाओ दबाया गया था। ये आपको ध्यान देना है। सिरमौर का राजा मंधाता प्रकाश शाहजहां का समकालीन था। तो बुद्धि प्रकाश हमने ये पीछे पढ़ा ना, बुद्धि प्रकाश भी जाओ जहांगीर के समकालीन था, लेकिन शाहजहां का समकालीन कौन था? वो मंधाता प्रकाश जो आपका जहांगीर का समकालीन था। उसने मुगलों के गढ़वाल अभियान में कई बार सहायता
की थी। तो गढ़वाल आपका उत्तराखंड में है। तो गढ़वाल अभियान में जाओ मुगलों की सहायता किसने की थी? सिरमौर के राजा जयो ने की थी। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 1627 में शाहजहां ने जगत सिंह का मनसब पुनः पक्का कर दिया। तो देखो 1627 में जाओ जगत सिंह का जो मनसब जो पक्का कर दिया गया था। जगत सिंह को 1634 में बगस का फौजदार नियुक्त किया गया। 3 वर्ष बाद उसे काबुल प्रांत की जिम्मेदारी मिली। तो ध्यान दो, काबुल की जिम्मेदारी जो किसको दी गई थी 1637 में? वो आपकी जगत सिंह को दी गई थी। ठीक है, याद रखो। लेकिन उसको जो फौजदार जो 1634 में नियुक्त जो कर दिया गया था। जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब ध्यान दो, शाहजहां के विरुद्ध किसने विद्रोह किया? जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप सिंह ने। अब देखिए, शाहजहां ने अपने पुत्र मुराद बख्श को विद्रोह कुचलने के लिए भेजा। तो शाहजहां का बेटा था आपका मुराद बख्श। मुगलों ने मऊकोट और नूरपुर किलों पर आक्रमण कर जगत सिंह को तारागढ़ किले में शरण लेने को मजबूर कर दिया। तो देखो, जगत सिंह ने किस किले में जो शरण ली थी? वो तारागढ़ के जो फोर्ट में जो उसने जाके जो शरण ली थी। जगत सिंह को 1642 ईस्वी में संधि करनी पड़ी और शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया। तो 1642 ईस्वी में जगत सिंह और शाहजहां के बीच एक संधि हुई थी। ठीक है, और शाहजहां ने उस संधि के मुताबिक जो उसको माफ जो कर दिया था। ये आपको ध्यान देना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहां से क्वेश्चन आते हैं। एंड टेलीग्राम पे कोशिश करूंगा कि आपको पीडीएफ डाल दूं इसका, तो आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए, 1678 ईस्वी में कांग्रेस औरंगजेब ने चंबा रियासत के सभी मंदिरों को गिराने की आज्ञा दी। तो देखो, औरंगजेब जिसको जिंदा पीर बोलते थे, जिसका जो कार्यकाल 1707 तक चला, 1707 में मृत्यु हो गई थी इसकी। तो देखो, सभी मंदिरों को गिराने की आज्ञा दी थी किसने? औरंगजेब ने। तो देखो, चतर सिंह ने उसके उत्तर में राज्य के सभी मंदिरों को पर एक सुनहरी बुर्जी सुझाने की आज्ञा दी। तो चतर सिंह ने जो जहां औरंगजेब की जो आज्ञा मानने से मना कर दिया और मंदिरों के ऊपर जो एक सुनहरी जो बुर्जी जो चलाने की सजाने की जो आज्ञा उसने दी थी। देखो, उसने गुलेर, जम्मू और बसोली के राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया तथा पंजाब के मुगल वायसराय मिर्जा रियाज बेग को हराकर अपने खोए प्रदेश वापस लिए। तो देखो, चतर सिंह ने एक संघ बनाया था जम्मू, बसोली और गुलेर के राजाओं को मिलाकर। ठीक है, एक संघ बनाया था। और देखो, मिर्जा रियाज बेग को हराकर उसने अपने जो खोए प्रदेश को वापस लिया था। इसको ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको डेट्स आपको आती है। अब देखिए, औरंगजेब ने बुशर के राजा कहरी सिंह को छत्रपति की उत्पाधि विजयावधि थी का खिताब जो प्रदान किया गया था। तो राजा कहरी सिंह के समय से ही जाकर लवी मेला जो मनाया जा रहा है। नवंबर में आता है जनरली, 11 से लेकर 13 नवंबर तक आपका लवी फेयर मनाया जाता है। पहला ये आपका जो हिमाचल प्रदेश का ट्रेड फेयर है। ठीक है, और इस बार ये न्यूज में भी था क्योंकि यहाँ पे जो करनाल जो वाद्य यंत्र है उसकी जो डिमांड बढ़ गई थी। देखो, औरंगजेब ने बुशर के राजा कहरी सिंह को छत्रपति का जो खिताब जो प्रदान किया था। इसको ध्यान देना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बोल रहा हूं दोबारा से कि 1525 में बाबर मलोट में जो आपका फोर्ट बनाता है। ठीक है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का जो पहला युद्ध होता है, पानीपत का पहला युद्ध होता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1556 ईस्वी में जाओ अकबर जाओ कांगड़ा पर नूरपुर के राजा के साथ मिलकर जाओ एक तरह से कांगड़ा अभियान के लिए जाओ भेजता है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि 1605 में जहांगीर जब गद्दी पर बैठा, याद रखेंगे, और 1620 ईस्वी में जहांगीर जब कांगड़ा को कैप्चर करता है और 1622 ईस्वी में जहांगीर जब कांगड़ा आता है। इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो कि औरंगजेब जिसको हम जिंदा पीर बोलते थे, उसने राजा कहरी सिंह को उपाधि दी थी छत्रपति की। ये आपको ध्यान देना है। ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे जो मैं आपको बता दिए एक बार। अब इसको आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो, सिरमौर रियासत की बात करते हैं। तो सिरमौर रियासत पर मुगलों की संप्रभुता थी, ये आपको ध्यान देना है। कांगड़ा आपका और सिरमौर, इन दो रियासतों पे जो मुगल की जो संप्रभुता जो काफी ज्यादा थी, लेकिन चंबा पर जो कभी भी मुगल जो कैप्चर नहीं कर पाए। अब देखो, इसके शासकों के मुगलों से मैत्रीपूर्ण संबंध
थे। मैत्रीपूर्ण यानी कि मित्रता जो यहाँ पे मुगलों के साथ जो यहाँ के शासकों की सिरमौर के शासकों की जो थी। देखने को मिला कि बुद्धि प्रकाश और मंदता प्रकाश जो आपके दोनों ही जो एक तो जहांगीर का समकालीन था, एक आपका शाहजहां का समकालीन था। तो ये सिरमौर के थे दोनों, ये आपको ध्यान देना है। औरंगजेब ने सुबह प्रकाश को जगत सिंह के पुत्र राजरूप के सहायता गढ़वाल पर आक्रमण करने के समय करने के लिए कहा। तो सिंपल ध्यान दो, सुबह प्रकाश को यहाँ पे जाओ औरंगजेब ने सहायता करने के लिए कहा था गढ़वाल पर आक्रमण करने के समय जगत सिंह के पुत्र राजरूप की सहायता के लिए। ठीक है, अब देखो सिरमौर के राजाओं को मुगलों की सेवा के बदले बहुत सी जागीरें प्राप्त हुई थी। अब देखो सुबह प्रकाश की 1659 में मृत्यु के बाद बुद्ध प्रकाश और तथा उसके बाद 1678 में मेदिनी प्रकाश को सिरमौर का राजा बनाकर खिल्लत प्रदान करने की जो प्रदान की गई थी। देखो 1659 में सुबह प्रकाश की मृत्यु हो गई थी और देखिए उसके बाद बुद्ध प्रकाश बैठा था। बुद्ध प्रकाश के बाद 1678 में मेदिनी प्रकाश जो सिरमौर का राजा जो बना था, यह आपको ध्यान देना है। और देखिए सिरमौर रियासत को गढ़वाल के विरुद्ध मुगलों का संरक्षण प्राप्त था। सिरमौर रियासत को जब गढ़वाल के विरुद्ध जब मुगलों का जो संरक्षण जो यहाँ पे प्राप्त था, ये भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया था। इसको आपको पता ही है कि 1707 ईस्वी के बाद जो मुगलों का पतन जो शुरू हो गया था। अगर सेंचुरी पूछी गई तो 18th सेंचुरी में आपका जो मुगलों का जो पतन जो स्टार्ट हो चुका था। अब देखिए नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया। कब किया उसने? भारत पर आक्रमण 1739 में आक्रमण किया। याद रखिएगा 1745 में अदीना बेग पंजाब जालंधर का गवर्नर बना। उसने गुलेर के शासक दलीप सिंह जसवा के अजीत सिंह, नूरपुर के देवदत्त, कुटलेहर के यदुपाल, बंगाल के राय को हराया। तो 1745 में अदीना बेग पंजाब का जब गवर्नर बना तो देखो दलीप सिंह, अजीत सिंह, देवदत्त, यदुपाल और बंगाल के जय राय को जय इसने हराया था। अब देखिए उसने बीजापुर और जयसिंहपुर को धूल में मिला दिया। मंडी रियासत ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। तो देखो अदीना बेग की जो किसने जो अधीनता स्वीकार की थी? मंडी रियासत ने। किसने? मंडी रियासत ने जो अधीनता जो स्वीकार की थी, इसको भी ध्यान देना है। अब देखिए अहमद शाह दुरानी ने 1748 से 1788 ईस्वी के बीच 10 बार पंजाब पर आक्रमण किया। ध्यान दो कि कितनी बार जो अहमद शाह दुरानी ने आपका पंजाब पर आक्रमण किया? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। 1748 से लेकर 1788 तक। याद रखिएगा राजा गवर्नर चंद ने इस मौके का फायदा उठाकर 1752 ईस्वी में कांगड़ा और दोआब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कांगड़ा किले अब भी मुगलों के पास था। तो 1752 में जाओ कांगड़ा के और दोआब जो क्षेत्र था वहां पर कब्जा किसने किया? राजा गवर्नर चंद ने। अब देखिए नवाब सैफ अली खान जो कांगड़ा किले का जो अंतिम मुगल किलेदार था। ठीक है, अहमद शाह दुरानी ने 1759 ईस्वी में गवर्नर चंद को जालंधर दोआब का नाजिम बना दिया। गवर्नर चंद का सतलुज से रावी तक के क्षेत्र पर एक छत्र राज हो गया था। इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दो अहमद शाह दुरानी की बात हो रही है। अहमद शाह दुरानी की बात हो रही है। तो 1759 ईस्वी में गवर्नर चंद को जाओ उसने जालंधर दोआब का जाओ नाजिम बना दिया था। अब यहाँ पे देखो पहाड़ी रियासतों में के मुगलों के संपर्क में आने से प्रशासनिक सुधार शुरू हुए। देखो मुगलों ने जो कुछ ना कुछ तो सही किया ही है। जो प्रशासनिक सुधार थे वो उनके समय पे जो काफी समय पे जनरली आपके जहांगीर के समय पे। ठीक है, क्योंकि मनसबदार और जमींदार से बड़े बड़े जागीरदार अपॉइंट हुए थे उसके समय पे। तो ध्यान दो मुगल सिक्के पहाड़ों में प्रचलित पहाड़ी राज्यों में निश्चित लगान प्रणाली लागू हुई। और देखिए मुगल राजपूत सैन्य विधि पहाड़ी राज्यों ने अपनाई। कला और साहित्य का भी विकास यहाँ पे हुआ। तो सिंपल ध्यान दो बस्तौहड़ी जो आपकी कलाकृति थी वो आपकी पहाड़ों में जय आपकी प्रचलित थी। ठीक है, और आपके जो कांगड़ा पेंटिंग है वो भी आपकी जो संसार चंद के समय पे जो प्रचलित हुई थी, याद रखना है। ठीक है, तो देखो कला और साहित्य का विकास भी जब मुगलों के समय पे देखने को मिल रहा है। अब देखिए मुगलों से पहले पहाड़ी वास्तुकला पर मैदानी वास्तुकला का प्रभाव था। ठीक है, अब देखिए मुगल काल में पहाड़ी स्थापत्य कला में अधिक
परिवर्तन हुआ क्योंकि मुगल शासकों के पहाड़ी रियासत से ज्यादा गहरे संबंध थे। अब देखिए पहाड़ी राजा मुगल वास्तुकला को आदर्श मानकर किलों का निर्माण करने लगे थे। सिंपल ध्यान दीजिएगा, पहाड़ी जो आपके मुगल वास्तुकला थी, ठीक है, तो जितने भी आपके जो पहाड़ी राजा थे वो मुगल वास्तुकला को जो आदर्श मानकर जो यहाँ पे जो किलों का निर्माण जो करने लगे थे। नूरपुर किले में स्तंभ और टेक मुगल इमारतें लाहौर किले जैसे थे। सिंपल ध्यान दो, इस किले की पच्चीकारी लाहौर किले से मिलती जुलती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिंपल ध्यान दो कि जो आपकी कलाकृति थी वो आपकी जो लाहौर किले से मिलती जुलती देखने को मिली। और यहाँ पे देखो चंबा और भरमार स्थित कारदार कोठी के लकड़ी के दरवाजों के उभरे हुए पैनल पर मुगल कला का गहरा प्रभाव दिखता है। तो मुगल कला जो आपकी काफी प्रचलित हुई हिमाचल प्रदेश में और पहाड़ी राज्यों में। आप देखिए पहाड़ों के कुछ राज परिवार आज भी मुगल काल के जो आपके चोगे होते हैं या कपड़े होते हैं वो पहनते हैं। कपड़ों पर की गई नक्काशी पर भी मुगल प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। अब देखिए अनेक पहाड़ी राजाओं ने उर्दू को अपनी दरबारी भाषा के रूप में स्वीकार किया। इन राज्यों में संपूर्ण अभिलेख उर्दू में रखे जाते थे। देखो यहाँ पे जो पटवार सर्कल की नकल भी होती है ना, वो भी आपकी उर्दू में होती है और फारसी में होती है। तो देखो यहाँ पे इस चीज का जो काफी जो प्रमोशन देखने को यहाँ पे मिला। अब यहाँ पे देखिए मुगल शासकों ने पहाड़ी राज्यों को अपने राज्य का प्रबंध करने की पूरी आजादी दी, पर पहाड़ी राजा मुगल बादशाह को सूचित किए बिना किले बनवाते थे। आपसी झगड़ों का निपटारा करवाने के लिए पहाड़ी शासक मुगल हस्तक्षेप करते थे। सिंपल ध्यान यहाँ पे बोला क्या गया है कि यहाँ पे मुगलों ने पहाड़ी राज्यों के राजाओं को जो काफी जो छूट दी हुई थी, आजादी दी हुई थी। अब देखो कोई भी जो किला बनवाना हो, कोई भी जो मुद्दा हो, तो वहां पे जो पहाड़ी राजा थे वही जो उन मुद्दों को जो सॉल्व करते थे, यहाँ पे ये बोला गया है। अब देखिए पहाड़ी राजाओं के विद्रोहों को ज्यादातर मुगल शासकों ने क्षमा कर दिया था। मुगल शासक पहाड़ी राजाओं के पुत्रों एवं रिश्तेदारों को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखते थे ताकि भविष्य में होने वाले विद्रोह को रोका जा सके। यह प्रथा अकबर द्वारा शुरू की गई थी। सिंपल ध्यान दो, मैंने आपको कल भी बताया था कि पहाड़ी राजाओं के द्वारा जितने भी विद्रोह किए गए थे मुगलों के खिलाफ वो सब मुगलों ने माफ किए थे, ठीक है। लेकिन मुगल शासकों ने जो पहाड़ी राजाओं के जो रिश्तेदार थे और बेटे थे, पुत्र थे, उनको बंधक बना के रखा था ताकि जो आने वाले समय जो विद्रोह को रोका जा सके। और ये जो है प्रथा की अकबर ने स्टार्ट की थी। अब देखिए यहाँ पे सिखों की बारे में बात आती है। पहले सिख गुरु ने ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, सिरमौर, मंडी और सुकेत की यात्रा की। पहले सिख गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। कौन थे? गुरु नानक देव। सिखों के 10 गुरु हुए, इसमें आपको पहले सिख गुरु का नाम याद रखना है। इनका जन्म आपका तलवंडी में हुआ, तलवंडी ननकाना साहिब जिसको बोलते हैं, जो कि आपका पाकिस्तान में आजकल, ठीक है। तो ये आपके जो ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, सिरमौर, मंडी और सुकेत की यात्रा इन्होंने की थी। उनकी यात्रा के याद में सुबाथू के निकट जोहसर में गुरुद्वारा बना है। तो जोहसर में जाकर गुरुद्वारा जो सुबाथू के निकट जो बना हुआ है। एक आपको याद रखना है, जब हम जो सोलन से नाहन की ओर आता है, सिरमौर की ओर आता है, तो आपका जो एक जोहड़ जी जगह आती है, वहां पर भी एक गुरुद्वारा बना हुआ है, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, 5वें सिख गुरु कौन हुए आपके, जिन्होंने अमृतसर बसाया, ठीक है। अमृतसर में हरमिंदर साहिब का जो निर्माण किया, जो आपका अमृतसर गोल्डन टेम्पल है, उनका निर्माण किया, वो है आपके गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। तो यहाँ पे जो हरमिंदर साहिब को निर्माण के लिए जो इन्होंने पहाड़ी राज्यों से जो धन प्राप्त किया। कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा और हरिपुर के राजा गुरुजी के शिष्य बने। तो गुरुजी के शिष्य कौन कौन बने? कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा और हरिपुर के राजा जो गुरुजी के शिष्य बने। 5वें गुरु अर्जुन देव के जो शिष्य बने। अब देखिए गुरुजी ने भाई कल्याण को मंडी के राजा के पास भेजा, जिसके बाद राजा अपनी रानी के साथ अमृतसर पहुंचकर गुरुजी के शिष्य बना। इसको भी ध्यान देना है आपने। अब देखिए 6ठे सिख गुरु ने कहलूर के राजा के भेंट किए हुए भूभाग पर 1634 ईस्वी में कीरतपुर शहर बसाया और गद्दी स्थापित की। तो देखो कीरतपुर शहर जो आपका 1634 ईस्वी में बसाया गया है। जब आप बिलासपुर जाते हो तो बीच में कीरतपुर आता है। तो ध्यान दो, जो छठे 6th गुरु हैं आपके, वो कहलूर के राजा से जो भेंट करते हैं, और कहलूर के राजा के जो भूभाग दिया जाता है, जो आपका जमीन का भाग दिया जाता है, उसके थ्रू जो आपके कीरतपुर जो बसाते हैं। कहलूर जो है बिलासपुर को बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए
पहाड़ी राजाओं ने 1642 ईस्वी में गुरुजी के सहयोग से रोपड़ के नवाब को हराया। ठीक है, तो रोपड़ के नवाब को जो है किसने हराया था, आपका छठे सिख गुरु ने 1642 ईस्वी में। ठीक है, पहाड़ी राजाओं की सहायता से। अब देखो नवे सिख गुरु जो आपके गुरु तेग बहादुर थे, कौन थे, गुरु तेग बहादुर ने कहलूर की रानी से प्राप्त 3 गांव पर मखोवाल गांव बसाया, जो बाद में अनंतपुर साहिब के नाम से जाना लगा। तो तेग बहादुर, तो जो तेग बहादुर थे वो आपके गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे, और ये 9वें गुरु थे जिनकी हत्या जो आपकी औरंगजेब ने कर दी थी। ठीक है, तो उन्होंने जो आनंदपुर जो साहिब है वो आपका बसाया था, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो पटना साहिब में हुआ था, ये आपके 10वें गुरु है, ये आपके 10वें गुरु है। पटना साहिब में जो आपका बिहार में जिनका जन्म हुआ था, उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी को अंग्रेज औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद कर दिया था। तो गुरु तेग बहादुर को जो 9वें गुरु थे, किसने मारा था उनको, मैंने आपको बताया औरंगजेब ने मारा था। कहां पर मारा था, चांदनी चौक पर शहीद कर दिया था। और देखिए उनका लालन पालन जो आनंदपुर साहिब में हुआ, किनका, गुरु गोविंद सिंह जी का जो लालन पालन जो पोषण का हुआ आनंदपुर साहिब में ही हुआ। अब देखिए यहाँ पे सिरमौर के जो राजा थे मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर गुरुजी नाहन आए। ठीक है, किसके बुलावे पर, मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर जाओ गुरुजी कहाँ आए, गुरु गोविंद सिंह नाहन आए थे, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए राजा ने उन्हें यमुना नदी के किनारे पांवटा साहिब में किला बनाने के लिए भूमि प्रदान की थी। तो सिंपल ध्यान दीजिए, मेदिनी प्रकाश ने जाओ उनको भूमि प्रदान की थी पांवटा साहिब में किला बनाने के लिए, और अभी भी किला वहां पे स्थापित देखने को मिलता है। गुरुजी 1683 से 1688 तक पांवटा में रहे, दशम ग्रंथ की रचना यहीं पे उन्होंने की थी। और देखो उनका विशाल गुरुद्वारा पांवटा साहिब में भी है, जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे विशाल गुरुद्वारा है। ठीक है, अब देखिए गुरुजी ने सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश और गढ़वाल के राजा फतेह चंद के बीच मैत्री करवाई। तो देखो गुरु गोविंद सिंह ने जाओ सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश और गढ़वाल के राजा फतेह चंद के बीच में जाओ मित्रता जाओ करवाई थी, ये आपको याद रखना है। अभी आपके इंटरेस्टिंग फैक्ट आएगा, अभी आप देखिएगा यहाँ पे देखिए, गुरुजी और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच सफेद हाथी को लेकर मनमुटाव हुआ, जिसे गुरुजी को असम के राजा रतन राय ने दिया था। देखो कहलूर के राजा भीमचंद थे और गुरु गोविंद सिंह जी के बीच में सफेद हाथी को लेकर मनमुटाव हुआ था। ठीक है, आप देखिए वो मनमुटाव जो आपका युद्ध में बदल गया। गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद, उसके समधी गढ़वाल के फतेह शाह और हंडूर के राजा हरिचंद के बीच 1686 ईस्वी में भंगाणी साहिब का युद्ध हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी की विजय हुई। 1686 ईस्वी में जो भंगाणी साहिब का युद्ध कहाँ हुआ था आपका, वो पांवटा साहिब के भंगाणी क्षेत्र में हुआ था। किस किस के बीच हुआ, वो गढ़वाल के राजा ने साथ दिया था भीमचंद का, कहलूर के राजा के भीमचंद का। ठीक है, कहलूर के राजा भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह जी के जो बीच में यह भंगाणी साहिब का युद्ध हुआ, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी जो जीत गए थे। ठीक है, जो बातचीत थी, वो जो युद्ध था वो बातचीत से भी सॉल्व हो सकता था, लेकिन बातचीत यहाँ पे हुई नहीं और यहाँ पे डायरेक्ट युद्ध हो गया, तो इस वजह से जो यहाँ पे देखने को मिला है। तो 1686 में आपका 86 में भंगानी साहिब का युद्ध होता है। हंडूर का राजा हरिचंद गुरुजी के तीर से इस युद्ध में मारा गया। ठीक है, जो आपका हंडूर जो नालागढ़ का राजा था, क्या नाम था उसका, हरिचंद, वो गुरु गोविंद सिंह जी ने जिसके जो तीर थे वो मर गया था, याद रखना है। युद्ध के बाद गुरुजी ने हरिचंद के उत्तराधिकारी को भूमि लौटा दी और कहलूर के राजा भीमचंद से भी उनके संबंध मधुर हो गए। ठीक है, तो देखो बाद में जाओ कहलूर के राजा से भी जाओ भीमचंद से भी उनके जो मधुर संबंध हो गए थे। अब देखिए नादौन युद्ध में गुरुजी ने भीमचंद की सहायता की और मुगल सेनापति को पराजित किया। देखो जो नादौन युद्ध था उसमें भीमचंद की सहायता किसने की थी, वो आपके गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। मुगल सेनापति को जब पराजित यहाँ पे जब किया गया था। नादौन पराजय के बाद दिलावर खान के बेटे रुस्तम खान ने आनंदपुर पर आक्रमण किया, जिससे गुरुजी ने नाकाम जाओ किया कर दिया था। तो आनंदपुर साहिब आपका जो पंजाब में है। रुस्तम खान जो है आपका ये इसके जो आक्रमण किया था इसने आनंदपुर साहिब पे, उसको नाकाम किसने किया था, गुरुजी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, सिखों के 10वें गुरु ने। अब देखिए गुरुजी ने गुलेर के राजा गोपाल सिंह के साथ मिलकर लाहौर के सूबेदार गुलाम हुसैन खान को पराजित किया। तो देखिए गुलाम हुसैन खान को जो किसने पराजित किया था, गुरु गोविंद सिंह जी ने और गुलेर के राजा
गोपाल सिंह ने, गुलेर के राजा गोपाल सिंह ने। अब देखिए यहाँ पे गुरुजी ने मंडी के राजा सिद्धसेन के बुलावे पर मंडी और कुल्लू की यात्रा की थी। तो देखो मंडी के राजा सिद्धसेन के बुलावे पर जब मंडी और कुल्लू की यात्रा किसने की, गुरु गोविंद सिंह जी ने की। तो आज की वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो इन any WhatsApp group, any Telegram channel which you have. So thank you and have a nice day। हमने यहाँ पे आज काफ़ी सारी जो चीज़ें कर ली है, बंगाली साहिब का यूज कर लिया है, हर एक चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ यहाँ पे। सो ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, लेक्चर के ऊपर। तो आज की वीडियो बस इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।